का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी, जिसके बाद आज ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की है। ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया। ईडी का दावा है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया, इसीलिए निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के वकील को सलाह दी कि अदालत के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक वो सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को लेकर कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया और आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई है? क्या हो रहा है इस देश में? ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा संजय सिंह ने। अरविंद केजरीवाल जी को आज जमानत मिली है और ये जमानत इस बात का संदेश है कि देश के अंदर न्याय व्यवस्था कायम है। एक झूठा, बेबुनियाद, फर्जी तथ्यों के आधार पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करने के लिए जो मामला बनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था, बीजेपी की सरकार के द्वारा बनाया गया था, आज उस अभियान पर, उस मुहिम पर, उस गंदी साजिश पर न्यायपालिका का तमाचा पड़ा है। ये सत्य की विजय है। हम बार बार कहते हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाला, इसका न सिर है न पांव है। ये झूठ की बुनियाद पे तैयार किया गया है। इसमें न कोई तथ्य है न प्रमाण है। ये झूठ की बुनियाद पे तैयार किया गया है। और आज जो फैसला आया है, इससे न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में आस्था और विश्वास और मजबूत होगा। आज जो फैसला आया है, इससे देश के लोगों में खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। अभी मैं केजरीवाल जी के परिवार से मिला, उनका परिवार, उनके बच्चे इस फैसले से बहुत खुश हैं। हम सब लोग आनंदित हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विजय है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मैं समझता हूं अब जरा सी भी शर्म है तो बीजेपी को और मोदी अमित शाह को ये झूठे केस बंद करने चाहिए और जिन लोगों को फर्जी जेल में रखा है उनको सबको बाहर करना चाहिए। कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए कि उन्होंने झूठ की बुनियाद पर सरकार के दबाव में ये केस बनाया है, इसलिए उनको कोई उनकी बात नहीं सुनी गई न्यायपालिका में। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुकदमे का मकसद था अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को क्रश करना, बर्बाद करना। ये मकसद था बीजेपी हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है। और मुझे लगता है कि वो न्यायपालिका की लड़ाई है, उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। और कोई भी न्यायपालिका से जब एक जमानत मिली है, तो मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि आनंद फानंद में आप जाके कहीं उसको ऊपर से उस जमानत के खिलाफ कुछ कर पाए। सर, चुनाव के ठीक पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, तब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बेल दी गई और अब चुनाव के बाद उस वक्त भी मकसद यही था, चुनाव प्रचार से केजरीवाल को रोकना। उस वक्त भी मकसद यही था, आम आदमी पार्टी को हराना और आम आदमी पार्टी को खत्म करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुकदमा ही पूरा झूठ की बुनियाद पे, झूठे तथ्यों के आधार पे, फर्जी तरीके से मामला बनाया गया है और एक एक आदमी को पकड़ के जेल में डाला है। भाई ये तो साफ दिख रहा है ना। आप देखिए ना, चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव खत्म हो गया, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। न्यायपालिका भी तो चीजों को देख रही है, न्यायपालिका भी तो देख रही है कि कैसे झूठे मामले बनाए गए हैं पूरी तरीके से। मैं कहता हूँ इस धरती पर पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्ट पार्टी का अगर नाम है तो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
भ्रष्टाचार का भा बोलने की भी हिम्मत नहीं है। जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चाहे वो अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, अशोक चौहान हो, हसन मुश्रीफ हो, नवीन जिंदल हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, मुकुल राय हो, जनार्दन रेड्डी हो, जितने भ्रष्टाचारी सब आज बीजेपी के और मोदी जी के साथ। अरविंद केजरीवाल जी को आज जमानत। तो संजय सिंह ने काफी कुछ कहा और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर भी हुए। उन्होंने कहा कि झूठ की बुनियाद पर केस बनाते हैं और फिर जेल के अंदर डालते हैं। और बता दें कि जिस तरीके से हाईकोर्ट जाने को लेकर के उन्होंने मोदी सरकार पर गुंडागर्दी की भी बात कही और कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया और आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई है। तमाम सवालों को लेकर के आज हम मुद्दे की चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। बीजेपी से मैं स्वागत करना चाहूंगी दिनेश भाटी का, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र तिवारी जी और आपसे हरि नारायण, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। आप चारों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत करती हूँ दिनेश भाटी जी से। दिनेश भाटी जी, ये जो पूरी बात कही गई है, संजय सिंह ने जिस तरीके से ये पूरे मामले को समझाया और बताया है और बार बार बीजेपी को एक भ्रष्ट पार्टी कहा है और कहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, तमाम नाम भी गिनाए उन्होंने। दिनेश जी। हेलो जी दिनेश जी। जी दिनेश जी, आप अपना पक्ष रखिए। हेलो दिनेश जी, कुछ इशू है आवाज आ आपकी रही है तरफ मैम? से? जी जी दिनेश जी बोलिए। जी मैम, मैं एक्चुअली नेटवर्क इशू आ रहा है मेरे साथ में। कोई बात नहीं, हम आपकी बात को फिलहाल सुन पा रहे हैं, आप अपना पक्ष रखिए। ठीक है, हम तब तक के लिए सुनील त्रिपाठी जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं सुनील त्रिपाठी जी। सुनील त्रिपाठी जी, जिस तरीके से पहले जमानत की बात कही गई और अब रोक दी गई है, क्या लगता है कि ये जो खेल है या जिस तरीके का ये मामला है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी हेलो एक सेकंड सुनील जी। दिनेश जी, आप नेटवर्क अपना सही कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बीच में नेटवर्क इशू की वजह से हम आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। दिनेश जी, सुनील जी आप कंटिन्यू करिए। देखिए रत्ना जी, आपने भी देखा होगा जब न्यायालय कोई विपक्ष के पक्ष में निर्णय करता है तो न्यायालय की तारीफ की जाती है, और न्यायालय जब कोई सत्ता पक्ष का निर्णय दे देता है तो न्यायालय की बुराई होती है। ये आपने बाखूबी भी देखा होगा, और आज भी यही हो रहा है कि केजरीवाल जी की जमानत का आदेश हुआ, न्यायपालिका बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। जब इसी न्यायपालिका ने जेल भेजा था तब विपक्ष क्या कह रहा था? और जमानत मिलना केस से मुक्ति नहीं होती, किसी भी हो। हमारे संविधान में आदमी अरेस्ट होता है, उसकी बेल होती है, बेल बाद केस ट्रायल पे आता है, ट्रायल के बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कि दोषी है तो सजा होती है, अगर दोषी नहीं है तो दोष मुक्त हो जाता है। तो अभी इस बात पर कोई विशेष चर्चा करना उचित नहीं होगा कि केजरीवाल जी दोषी है कि नहीं है। ये न्यायपालिका कार्य है। न्यायपालिका हमारी बहुत अच्छी, मैं सदैव तारीफ करता हूं, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, ऐसे कई मुद्दों के साथ साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जहां जनहित के मुद्दों को भी स्वयं संज्ञान ले लेता है, और जनहित के कार्य जो नेताओं को अफसरों करना चाहिए वो हमारे माननीय न्यायाधीश करते हैं। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन रत्ना जी, अभी आप भी देख रही हैं कि जिस तरह से बच्चे नीट परीक्षा को लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं जी, उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आपको केजरीवाल जी को बेल मिली, आप तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गए, और आपको सुप्रीम कोर्ट में ये कहने मौका नहीं है कि नीट की परीक्षा हम फिर से करा देंगे। आज बच्चे, अभिभावक सारे सड़कों पर इस गर्मी में घूम रहे हैं। दिल्ली के हालात पर चर्चा करें तो पानी की वो समस्या दिल्ली मची हुई है, उसमें भी राजनीति की जा रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर, विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर। अरे मैं निवेदन साथ कहना चाहूंगा कि जनता तो आप ही की है, जनता की समस्याओं साथ रत्ना जी कोई नहीं खड़ा हो रहा है। आप देख रही उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोगों की थपेड़ियों से लोगों की मौत हो रही है, बड़े बड़े शीर्षक नेताओं का बयान तक नहीं आता। तो
ये इस देश का दुर्भाग्य कहा जाए कि जब चुनाव होता है तो राजनेता एकदम जनता को भगवान की तरह मानते, जनता जनार्दन कहते हैं। और चुनाव होने के बाद मैंने कई बार चैनलों भी आपके कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद न जीता हुआ प्रत्याशी दिखाई पड़ेगा न हारा हुआ प्रत्याशी दिखाई पड़ेगा। जी सुनील जी, हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं। जी सुनील जी, दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी अच्छी बात जी मैम, है। सवाल बताइए। जी दिनेश भाटी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? दिनेश जी, ये जो पूरा मामला है केजरीवाल की जमानत को लेकर के, सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब सत्ता पक्ष है, अगर उनके पक्ष में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जी मैम, आ रही है। जी जी मैम आपका सवाल 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 सुन नहीं पाया मैम मैं दिनेश आपका। जी, मैं सवाल बोल रही हूँ, आप सुनिए तो पहले। हेलो। ठीक है, हम हरि नारायण जी से इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दिनेश जी का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हरि नारायण जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पूरा मामला जो है दिक्कत पार्टी का जो फर्जी मामला है जी, और फर्जी मामले में ये आम आदमी पार्टी को फंसा करके और बदनाम करके इसको खत्म करने की साजिश है पूरी। आप सोचिए कि 2 साल या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सारे लोग मिल करके 1 रुपया का मनी ट्रेल नहीं दिखा पाए और न कहीं रिकवरी हो पाई है, और उस पर भी कह रहे हैं ये सब तो चोर है लोग। ये गलत बात है ना। आज देखिए, लोअर कोर्ट ने जब इनके पास कोई साक्ष्य नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो जमानत दे दिया। अब इनको इतनी बेचैनी बढ़ गई केजरीवाल जी आतंकवादी हैं, तो निकल जाएंगे तो देश को ही उड़ा देंगे, और उसको जल्द से जल्द उनको जेल में ही रखा जाए। इनकी मंशा बहुत खतरनाक है। इन लोग की आम आदमी के पार्टी के प्रति जो है इनकी मंशा बहुत खतरनाक है, और सबको जेल में डाल करके आम आदमी पार्टी खत्म करना चाहते हैं लोग। इसमें कहीं 1 रुपया का कहीं मैंने टेल नहीं है मैडम। नहीं तो मामूली एक फेल होता है, चोर होता है तो पकड़ा जाता है। कि 2 साल में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सारा महकमा मिल करके और आम आदमी पार्टी के पास से एक भी पैसा का निकाल नहीं पाए और हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, तो ये न्याय उचित नहीं है। देश की जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ ये अन्याय कर रहे हैं लोग, और जमानत तो मिलनी है। इनके बालू की दीवार ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं रहेगी। ये कोर्ट के सामने जब साक्ष्य जब प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो ये तो स्वाभाविक है। हम लोग को जमानत मिलनी है और न्याय भी मिलेगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग घबरा नहीं रहे हैं और इनके साथ हम लड़ते रहेंगे और जनता इनका जवाब देगी, पक्का है जवाब देगी। ये लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पानी पर आयोजित कर रहे हैं। इतने गंदे लोग हैं कि पानी पर आदमी पानी पिलाता है। कहा जाता है कि भारतीय क्या नाम है, हिंदू धर्म में इतने चाहे किसी धर्म में पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, इन्होंने हरियाणा का पानी रोक दिया है। इतने ओछी मानसिकता इनको हो चुकी है कि किस पर राजनीति करना है, किस पर नहीं करना है, इनको समझ नहीं आ रहा है। इतने डर गए हैं आम आदमी पार्टी से, इनकी बेचैनी बता रही है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, तो इस तरह भ्रष्टाचार का काल बना है केजरीवाल जी। इसलिए आप जो है इस काल से बहुत डरते हैं मोदी जी। समझ रहे हैं कि बाहर आ जाएगा तो उनको छोड़ेगा नहीं, जनता छोड़ेगी नहीं। अभी तो चप्पल चला है ना बनारस में, और जनता खुद बता रही है कि कितना इनकी लोकप्रियता है। इसलिए हम लोग इसमें आश्वस्त हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, परेशान जरूर हो सकता है। आज इतिहास गवाह है, आज नहीं तो कल केजरीवाल वापस आएंगे, जेल से वापस आना है, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। बस यही मेरा कहना है। और भारतीय जनता पार्टी सबक नहीं ले रही है कि जनता जो है जब फर्श से अर्थ पर पहुंचा देगी और अर्थ से फर्श यही पहुंचाती है जनता। अभी इस चुनाव में तो पता हो गया है कि ठीक है हरिनाथ जी, तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी उनको वक्त नहीं लगता। देवेंद्र नाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो कांग्रेस से। देवेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मैडम। जी देवेंद्र जी, आपने सुना आपके सहयोगी ने क्या क्या बातें कही हैं, जिस तरीके से जमानत को लेकर के, पहले तो जिस तरीके से उनको जमानत दी गई, उनको प्रचार प्रसार के लिए मौका दिया गया केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से, और बाद में ये कहा गया कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा। 2 जून को उन्होंने सरेंडर भी किया, लेकिन हेल्थ इशू के चलते तमाम तरीके की खबरें सामने आई हैं और सरकार पर भी कई आरोप भी लगाए गए कि उन्हें जेल में वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो सुविधाएं की वो मांग कर रहे हैं। तो इस पूरे
मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब फिर से एक बार केजरीवाल के बारे में बात की जा रही है, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जमानत की जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है केजरीवाल के लिए। देखिए मैडम, जी। पृथ्वी पर दो जीव ऐसे हैं जो जितना काम करेंगे वो उतना नुकसान करेंगे। पहला दीमक है और दूसरा नरेंद्र मोदी है। पहली बात, ये काम करते नहीं है, ढोल पीटते हैं। यही दिल्ली में जो पानी की समस्या आज खड़ी हुई है, जब केजरीवाल सरकार ने बताया था कि आप हमको अपने अधिकारियों का ट्रांसफर करने का आप हमको इजाजत दीजिए, आपने इजाजत नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है, आपने इनको परमिशन किया नहीं। और आज जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इस खड़ी होने के पीछे की आप वजह में अगर आप जाएंगे आप तो देखेंगे कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं ये सारे के सारे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी इनको अपना जो बैकअप जो सपोर्ट कर रही है वो कर रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले ही कहा था कि हमको सारे अधिकारियों को अपने हिसाब से ट्रांसफर करना है, इनको हटाना है, किसी को नए लोगों को लाना है। लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को राज्यपाल के थ्रू ला रही है। तो ये पानी की समस्या के पीछे जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी है, पहली बात। क्योंकि आप अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है नहीं करेंगे, जब तक आप सरकार को नहीं देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, वो खुद चलाएंगे अपने तरीके से कि जनता को समस्या हो, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की पानी रोक दिए, वो रोक दिया। भाई पानी रोकने का काम किसका है? आपको आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आपका काम है समन्वय बैठाना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। जब आप दोनों जगह आप समन्वय नहीं बैठा पाएंगे तो आपको इस देश में, आपको शासन में, सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरी बात, आपने बोले, आप भारतीय जनता पार्टी ने अभी मीडिया पे बयान आ रहा था, संजय सिंह जी का भी बयान आया था कि उनको जमानत केजरीवाल को मिला नहीं मिला। देखिए, आप घूस खाएंगे, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ आप बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेंगे और आप एक्सपेक्ट ये करेंगे कि और पार्टी, जो झूठी पार्टी जितनी भी है उसमें संलिप्तता है, संलिप्तता तो आपकी भी है उसमें ना, जवाबदेही तो आपकी बनती है कि 8 मई को संजीव रेड्डी जो है इस प्रकरण के मुद्दे पर आप उनको जमानत, आपसे मुलाकात करते हैं और 2 जून को उनकी जमानत हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की कार्रवाई करती है। बात रहे ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता की, यही ईडी है, यही सीबीआई है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आपको सिर्फ संजीव मिश्रा के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं मिल रहा है ईडी में पदोन्नति करने के लिए, आप सिर्फ एक व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ये कहा है कि ये जब से 10 साल की सत्ता रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी जी का कोई तीसरा टर्म चल रहा है, ये तो खुद अब की बार की जाने वाली है, ये सत्ता इनकी रहने वाली पूरी है नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में निष्पक्षता तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ये हटने वाली है। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कहती है कि ईडी और सीबीआई को आप लोगों ने तोता बना दिया है, आप अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से आप काम कराते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर आप कार्रवाई कराते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर। आपके पार्टी में इतने भ्रष्टाचारी हैं, उसके ऊपर आप बात नहीं करते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं आप। जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर आप कार्रवाई अपने लोगों के ऊपर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए ईडी और सीबीआई, आप तोता का इस्तेमाल आप लोग करवा रहे हैं और आप करना भी चाहते हैं, क्योंकि जनता बहुत अच्छे से जानती है कि ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जितने भी बड़े नेता हैं, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कितने बड़े ये दोषी हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर बात आती है और परिवारवाद के मुद्दे पर बात आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी डिफेंड नहीं कर पाती है, क्योंकि ये लोग खुद उस संलिप्तता में लिपटे हुए हैं। तो अभी पत्रकार महोदय बता रहे थे कि अपने हिसाब से डिफाइन करना, यही प्रशांत भूषण वकील हैं, इन्होंने बताया था, अपने स्टेटमेंट में कहा था कि 8 करोड़ में सुप्रीम कोर्ट से फैसला खरीदा जाता है और अडानी और अंबानी के लोगों को 40,000 45,000 करोड़ का फायदा कराया जाता है। वहां पर निष्पक्षता नहीं दिखा पाती है, क्योंकि सरकार वहां पे कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि बड़े वकील के खिलाफ आप जब कार्रवाई करने की बात आएगी तो वो आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उन लोगों से हम नहीं लड़ सकते हैं जो अदृश्य हैं, क्योंकि कुछ अदृश्य शक्तियां भी तो भाजपा के साथ लगी हुई हैं। जैसे कि अब वकील जब इतना बड़ा आरोप लगा रहा था, आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, इसका मतलब कि आप लोगों ने 8 करोड़ में 10 करोड़ में आप लोगों ने खरीदा हुआ है जज को, और अडानी और अंबानी को फैसला दिलाते हैं अपने फेवर में। तो हम लोग को तो शुरू से संविधान पर भरोसा रहा है, और इस बार जो लड़ाई, जो हम लोग की सरकार, हम लोगों ने इंडिया अलायंस की जो भी सरकार, तमाम जो लोग हम लोग संसद में जो जितने भी मारे गए हैं, ये सिर्फ संविधान बचाने के लिए गए हैं कि ये इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को ना बदल पाए, ना पलट पाए, क्योंकि इनका शुरू से मानसा ये रहा है। अभी आप देखिए कि पटना हाई कोर्ट में भी 65% जो आरक्षण का मुद्दा था उसने उन्होंने खारिज कर दिया है, अब वो मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट आया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कोर्ट में विश्वास नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। यही हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई किया,
आपने उनकी सदस्यता को हटा दिया। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को आप लोग हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए आप लोगों ने हाई कोर्ट भेज दिया, लेकिन फिर भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ तो उनको वापस भेजा गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक पक्ष की कार्रवाई करती है। यही हमारे नेता राहुल गांधी जी को 2 साल की जो सजा थी, सजा वापस हुआ और हमारे नेता को सदन में बोलने का अधिकार मिला। ये कोर्ट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमको नियम पे और कानून पे भरोसा नहीं है, हमको अपने कोर्ट पे भरोसा है। और हम शुरू से जो है संविधान के प्रति जो है हमारी जो आस्था है, जो विश्वास है, वो रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर नहीं है कि आप कोर्ट का फैसला खरीद ले, आज आप कोई कांड करें, कल के दिन आपको जमानत हो गया, तो हम लोग पैसा दे करके कोर्ट से या कुछ खरीदारी नहीं करते हैं आप लोगों की तरफ, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग शुरू से जो है संविधान में विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं। हम लोगों को जनता ने जो समर्थन दिया है, संविधान को बचाने के लिए दिया है समर्थन। इंडिया अलायंस के जो भी सांसद हैं, जो भी सम्मानित, जो भी नेतागण है, सबको इसीलिए उन्होंने दिया हुआ है कि आप हमारा संविधान को बचाइए आप लोग। आप लेकिन देवेंद्र नाथ जी, भाजपा भी तो यही कहती है ना कि हमें समर्थन मिला है जनता का। जिस तरीके से जो जीत हुई है, वो तो कहते हैं कि उन्होंने उन सीटों पर जीत हासिल की है जितना इंडिया अलायंस ने एक साथ मिलकर नहीं जीती है। देवेंद्र जी बात तो सही कह रहे हैं कि 38 दलों के साथ मिलकर गठबंधन है, कहते हैं कि मेरा बाप शेर है। यही वो कहावत हो गया कि आप 38 दलों से आप लोगों ने गठबंधन किया हुआ है, आपका भी गठबंधन कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो आप बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग मुद्दे कर रहे हैं, तो अगर आप लोग 240 या 44 सीटों पर आए तो आप लोग अपने में इतनी मार पिटोल फिर क्यों कर रहे हैं आप? आज ही आपने देखा होगा कि हार के मंथन पर सहारनपुर में कितनी गाली गलौज, कितनी लड़ाई हुई है, क्योंकि इनको पता है कि जनता और आपकी पार्टी में खुद का विद्रोह शुरू हो गया है। आप ही की जो लॉबी है, एक लॉबी दूसरा लॉबी को नहीं पसंद कर रही है, दूसरा लॉबी पहले लॉबी को नहीं पसंद कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो आपस में सिर्फ पटोल चालू हो गया है। आप देखिए डिप्टी सीएम को हटाने का प्लान बनाया जा रहा है। जब हार रहे हैं तो नड्डा जी का फोटो लग जा रहा है, जीत रहे हैं तो मोदी जी का फोटो लग जा रहा है। तो इंडिया अलायंस तो बहुत अच्छी मार्जिन से जीता है। बात रही बसपा की, बसपा को गठबंधन न हम लोगों के साथ करने से और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के वजह से इंडिया अलायंस को यूपी में खास तौर पे बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, क्योंकि 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है सिर्फ बसपा की वजह से। अगर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं होती तो इंडिया अलायंस यूपी में नरेंद्र मोदी को सुपड़ा साफ कर देती। तो शायद ये भी बता दे कि ये जो शपथ लिए प्रधानमंत्री पद का, जो आत्मनिर्भर जो बने योजना लेकर के आए थे, ये खुद आत्मनिर्भर हो गए हैं नायडू के साथ और नीतीश कुमार के साथ। जब चाहे तब नीतीश कुमार और इनको नायडू जो है अग्निवीर बना सकते हैं। अग्निवीर योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने लाया था, तो जब चाहे तब ये दोनों लोग जो है टीडीपी और जेडीयू इनको बना सकते हैं। अभी आपने बयान सुना होगा जेडीयू सांसद का, वो बोल रहे थे कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे क्योंकि हमको इन्होंने वोट नहीं किया है। आप इनकी मनसा को सोचिए, ये मनसा कितनी खतरनाक है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आपने यादव को वोट नहीं किया, हमको यादव ने वोट नहीं किया, हमको मुसलमान ने वोट नहीं किया, तो हम काम नहीं करेंगे। तो आप सोचिए कि ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। ये लोग जब संसद में जब जाएंगे ऐसे ऐसे तमाम साथी, जो तमाम नेता है, तो वो क्या देश का विकास करेंगे, वो क्या संविधान की रक्षा करेंगे, क्या लोगों का हित रखेंगे और क्या लोगों का काम करेंगे। जनता किसी मुद्दे पे ये बात नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अब की बार जो है इंडिया अलायंस की जो सरकार है या एनडी गठबंधन जो है, एनडी गठबंधन में भी बहुत ज्यादा फुटबॉल चालू हो गया है। और अब आप देखिएगा इस 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो है इंडिया अलायंस की सरकार प्रॉपर तरीके से बनने जा रही है। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है। सुनील जी, इसी पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि संसद में जाएंगे तो जो मुद्दे हैं उनको लेकर के अगर ऐसी मारपीट की जाएगी, जिस तरीके से धर्म को लेकर के मारपीट की जाती है, पूरे चुनाव में हमने देखा हर जगह सिर्फ धर्म की बातें की गई हैं, लेकिन पक्ष यही कहता है कि हमने धर्म के आधार पर नहीं चुनाव को जीता है, हम तो भैया काम करके जीते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं कि जिस तरीके से हर छोटे छोटे जिलों में भी हमने देखा कि जो लोग थे, आम जनता थी, उन्होंने किस तरीके से उसी सरकार का बहिष्कार किया जिस सरकार ने ये बातें कही थी कि हमें जनता का पूरा समर्थन है और वही जनता उन्हें 400 पार कराएगी। लेकिन रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या था, ये तो हम सब जानते हैं। सुनील जी, तो क्या लगता है चुनाव में क्या ये धर्म कितना अहम हो जाता है? क्योंकि पहले के चुनाव में तो शायद हम इतना नहीं देखते थे धर्म को लेकर के, लेकिन जो MY फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर है, आरक्षण की बात की जाती है, तो ये स्पेसिफिक टारगेट क्यों किया जाता है? सुनील त्रिपाठी जी। देखिए रत्ना जी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है जी। देश में धर्म की राजनीति और जात की राजनीति एक घोर होती जा रही है। जाति और धर्म पर देश को बांटना
अब लग रहा सारी राजनीतिक पार्टियों का एक उद्देश्य बन गया है। किसी पार्टी व्यक्तिगत, हर पार्टी कहीं जात पे, कहीं धर्म पे, क्योंकि यही दो मुद्दे रह गए हैं। जो सत्ता में है वो विकास कार्य कितना किया है इसका उसके पास डाटा नहीं है। जो सत्ता से बाहर गए वो भी सत्ता में रहे कभी, कितना विकास कार्य किया, कितना बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितना देश को उन्नत तरफ पहुंचाया, इसका हिसाब किसी नेता के पास नहीं है। वरना वो जात की राजनीति से हट करके बताते कि हमने आपके लिए ये काम किया है। आप रत्ना जी, पूरा चुनाव मैंने भी देखा और सौभाग्य से मैंने कुछ आकलन भी किया था आपके चैनल पर। 70% तो मेरा आकलन 80 पार जो कह रहे थे सही निकला। मैंने कहा था 25 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जमीनी लोग हैं, देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिविजनों की संख्या बढ़ी, मैं तो यही कहूंगा, और मध्यम क्लास, पत्रकारों का, मीडिया का शोषण किया गया, ये कहीं कहीं उसी देन है। दूसरी बात कि जो इनके कार्यकर्ता रहे रत्ना जी, वो भी असंतुष्ट रहे। आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, मैं मानता हूं एक प्रकार से मदर है, वहां भी ऐसे बयान आने शुरू हो गए कि अब तो भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई है, आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहीं न कहीं अहंकार ही उत्तर प्रदेश में लेकर के दिल्ली तक सौभाग्य रहा, जनता ने थोड़ा सहयोग कर दिया और नरेंद्र मोदी जी फिर वापस आ गए। ये एक चेतावनी है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि अगर इस बार आपने मध्यम क्लास, मीडिया का, जो आप कहते चमक और धमक से नहीं आए हैं, टैक्स को लेकर के अखबारों पर जीएसटी लगाई इस गवर्नमेंट ने। 1 लाख अखबार, में तो बार बार कहता हूं 1 लाख अखबार दिल्ली बंद हुए, 25-30 हजार छोटे छोटे अखबार लखनऊ बंद हुए। और जो इस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही है जीएसटी से लेकर के छोटे छोटे अखबारों पर, वो लाखों लोग हैं। जिस अखबार को आप एक समझ रहे हैं या एक मीडियम क्लास परिवार समझ रहे हैं, उससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक लिया कि पत्रकारों की मान्यताएं, छोटे छोटे अखबार जो गांव ग्रामीणों खबरें लेके आते थे, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाते, उनके अखबार बंद कर दिए गए, उनके पास बंद कर दिए। लग रहा था उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी माहौल बना दिया ब्यूरोक्रेट्स ने, और योगी जी ने भी उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई है उसका एक कारण ये भी है, मीडियम क्लास की मैं सदैव चर्चा करता रहता हूँ, आपके चैनल कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कोरोना के बाद मीडियम क्लास परेशान हुआ। सिलेंडर आपने 1200 का किया, फिर 850 कर दिया। डीजल पेट्रोल बढ़ाते चले गए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, कितना टैक्स इस गवर्नमेंट के ऊपर आप लादोगे। मैं मानता हूं कि विकास के लिए टैक्स आवश्यक है, लेकिन जनता ही जब नहीं रह जाएगी तो आप विकास किस तरह करेंगे। मीडियम क्लास कोरोना के बाद से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से परेशान हुआ रत्ना जी, वो भी कहीं कहीं इस सरकार को हराने का एक कारण है। मैं एक निवेदन साथ आपके राष्ट्रीय चैनल कहना चाह रहा हूं रत्ना जी कि हम लोग 31 जून तक रिटर्न भरना होता है आरएनआई का अखबारों में। इतना क्लास बना दिए गए कि अखबार वाले अपना रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे छोटी छोटी मीडियाओं से नफरत है तो अखबार बंद करा दीजिए देश में। आप तो सत्ता में बैठे हैं, कह दीजिए भाई आज से अखबार कोई नहीं चलेगा, 3-4 अखबार रहे जैसे अन्य विदेशों में है। तो ऐसे छोटे छोटे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान किसका दिया गया? गरीब को दिया गया, उसको 5 किलो राशन मिल गया। लेकिन जो विपक्षियों ने, मेरा मानना है, ट्रम्प खेला कि आपका आरक्षण जा रहा है, संविधान बदल दिया जाएगा। जनता इस मुद्दे को भी गंभीरता से ली रत्ना जी, और 80 में कितनी पार हुई हैं ये बाखूबी देखा। और 24-27 चुनाव फिर आ रहा है। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि अभी भी मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर योगी जी अपने घर की सफाई नहीं करते हैं, जो ये ब्यूरोक्रेट्स 5-5, 7 साल से सरकार साथ लगे हुए हैं, प्रदेश को लूट रहे हैं, तो 27 चुनाव समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो इंडिया गठबंधन हो या इंडिपेंडेंट अखिलेश जी लड़े, कि लोगों का रुझान बहुत बढ़ रहा है उस तरफ। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे। देखिए रत्ना जी अभी ये कह रहे थे कि जमानत मिल गई है, जमानत मिलना न मिलना ये तो न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है, आपको बेल देगा। लेकिन अगर आप दोषी नहीं हैं, फर्जी है मुकदमा, तो ये न्यायालय निर्णय लेगा कि अगर दोषी नहीं है तो आप दोष मुक्त हो जाएंगे, और अगर दोषी हैं तो दोष युक्त हो जाएंगे। रही भ्रष्टाचार की बात जो हमारे मित्र कह रहे थे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं भ्रष्टाचारी किस पार्टी में नहीं है।
सब में है, किसी में ज्यादा किसी में कम। लोग परिवारवाद की बात करते हैं, मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं। हर पार्टी को यही हाल है, कहां परिवारवाद नहीं है? चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसमें परिवारवाद नहीं है? हाँ ये है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। आपने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली देखी थी दत्ता जी? उस रैली में कोई कह रहा था कि हमारा बाप जेल में है तो हमारा हस्बैंड जेल में है। इस तरह की चर्चाएं, और जो 7 लोग खड़े थे, क्या वो सब राम भक्त थे? वो भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे, कुछ सजा थे, कुछ सजा पाने वाले थे। तो ऐसे इस तरह से कहना कि हम मुकदमा सब फर्जी है, मैं इस बात खंडन करता हूं। ये न्यायालय का कार्य है कि अगर फर्जी है तो मुझे उम्मीद है कि न्यायालय इस बात को ध्यान देते हुए केजरीवाल जी को बरी कर देगा। जल की बात करते हैं, मैंने रचना जी 1 सेकंड और लूंगा। जो आप कह रहे हैं हरियाणा से जल नहीं आ रहा है, जमुना जी कहाँ है? जमुना जी तो दिल्ली में है, हरियाणा में है। जमुना जी की हालत देख रहे हैं आप? लखनऊ का हाल, गोमती जी का मैं बार बार चर्चा करता रहता हूँ कि गोमती का हाल देखिए। नदियों से आप छेड़छाड़ करते हैं, नदियों को पैसा खा रहे हैं, तो एक दिन समय ऐसा आ जाएगा कि एक एक बूंद के लिए पूरा भारत तरसेगा। अभी बरसात आ रही है, जल संचयन कौन सी योजना लागू हो रही? कागजों के सब है। आप जल संचयन कीजिए, जल बचाइए और लोगों को बताइए कि जिसको 1 लोटे की आवश्यकता है 4 लोटा पानी ना ले। ये हमको निःशुल्क मिल रहा है प्रकृति तरफ से, इसलिए मिल रहा है कि जीवन चलता रहे हमारा। तो इसमें इतनी दिल्ली में गर्मी हो रही रत्ना जी, सत्ता पक्ष विपक्ष पर, विपक्ष सत्ता पक्ष पर, जनता किससे पास जाएगी बताइए? जनता के लिए तो पानी चाहिए। अब ना आप दे पा रहे हो, न वो दे पा रहे हैं। जनता तो ठगी सी महसूस करती चुनाव बाद कि हम करें तो करें क्या। जी रत्ना जी। जी सुनील जी, बहुत अच्छी बात कही है कि आपने जी देवेंद्र जी रत्ना जी। जी देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो योगी सरकार काम के नाम पर, आप अभी देखिए देवरिया में हमारा जो लोकसभा है, जो देवरिया विधानसभा है, अब आप देखिए इस जो है देवरिया में कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो जिले में जो डीएम है वो काम नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ तक कि वकील और डीएम के प्रशासनिक अधिकारियों में कितनी लामबंदी हो गई है। अभी आप देखे होंगे कि अभी देवरिया में आपने देखा होगा, एक न्यूज आया होगा कि शासन से आदेश है कि सारी गाड़ियों का हूटर वगैरह हटवाया जाए। तो हूटर हटवाने के लिए अब हुआ क्या है कि अब प्रशासन में आईएएस संघ और आईपीएस संघ, दोनों संघ में लड़ाई हो गई है। तो लड़ाई होने की वजह से जो है एक पक्ष दूसरे पक्ष का हूटर उतरवा रहा है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष का हूटर उतरवा रहा है। कल रात में आपने देखा होगा लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डीजीपी को उसमें जो है अपना इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने एसीएस से फैसला आया, फिर उन्होंने लागू किया। लेकिन ये सिर्फ आप एक वर्ग पे कार्रवाई कर रहे हैं। आप सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आप उनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों का किसी का आप हूटर नहीं उतरवा रहे हैं, किसी का कोई गाड़ी चेक नहीं हो रहा है, किसी का कोई फिल्म नहीं उतारा जा रहा है, ब्लैक पेपर वगैरह। तो जब आप एक पक्षी कार्रवाई करेंगे तो जनता तो आपको देख रही है ना, आज नहीं तो कल तो आपको वोट रहा है, वो तो जान रहा है कि आप किस तरीके से जीत रहे हैं। आप सिर्फ जो राशन के नाम पे जो आप वोट ले रहे हैं, राशन के नाम पे जनता आपको वोट नहीं करने वाली, क्योंकि जनता को ही पता है कि आप महंगाई का कितना आपने कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि नीट का पेपर में जो वो गुजरात से लीक हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पेपर लीक हुआ था, वो आरोपी चला गया, कहाँ गया? विदेश भाग गया वो। तो सारे मुद्दे पर जब आप चर्चा करने बैठेंगे, नेट का पेपर आपने लीक करवा दिया, नीट का पेपर लीक करवाया, यूपीपी का आपने पेपर लीक कराया, आरओ का पेपर आपने लीक कराया, तमाम पेपर तो लीक होते जा रहे हैं ना। लीक के लिए आप ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आपने किसी भी ऐसे अपराधी का अगर घर तोड़वाया हो अपने प्रशासन में, तो आप बताएं, आप सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करना चाहते हैं। जितने भी पेपर हो रहे हैं, क्या इसमें प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, कोई बड़े अधिकारी का इसमें हाथ नहीं है, आप उनका हाथ नहीं आप पकड़ रहे हैं, आप सिर्फ उनको पकड़ रहे हैं, ऊपरी ऊपरी लोगों को पकड़ रहे हैं। पेपर लीक कहां से हो रहे हैं? गोधरा से लीक हुआ था। यूपीपी का पेपर कहां से लीक हुआ था? गुजरात से लीक था। पेपर सारा गुजरात की कंपनी बना रही है। आप वोट लेते हो इधर से, यूपी बिहार की तरफ से वोट लेते हो नॉर्थ से, विकास करते हो आप गुजरात में, ठेका देते हो गुजरात की कंपनियों को, पेपर वो बनाती हैं, पेपर वहां से वायरल होता है। जब हमारी सरकार, विपक्ष की सरकार जब आरोप लगाती है कि आपने पेपर लीक करवाया हुआ है, वहां पर आप कोई बात नहीं पाते हैं कि लीक नहीं हुआ है। 14 जून का रिजल्ट आने वाला था नीट के पेपर में, आपने 4 जून को ही आपने वो नीट का पेपर का रिजल्ट आपने क्यों लागू कराया? हम लोग तो उसी दिन से ही आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार ये सुनने को नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जैसा
बेशर्म शिक्षा मंत्री वो बोल रहे थे कि हमको तो जानकारी ही नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, मानता हूँ इस चीज को कि नीट का पेपर लीक हुआ है। रेल हादसे में भी आपने वही किया, आपने देवेंद्र जी, 16,000 करोड़ का था, आप लोग देवेंद्र जी आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्डिंग बनवाते हैं, वहां खर्च नहीं करते हैं तमाम मुद्दे पे आप, तो विकास को आप विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था कि पृथ्वी पर 2 जीव ऐसे हैं जो जितना ज्यादा काम करेंगे वो उतना नुकसान करेंगे। एक दीमक है, एक नरेंद्र मोदी है। देवेंद्र जी, आप बातें रखते हैं, इससे पहले भी हमने कई बार आपको कहा बातें रखते हैं, आप अपना पक्ष रखते हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप संबोधित करते हैं तमाम नेताओं को या जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं इनको आप जिस तरीके से संबोधित करते हैं, थोड़ा सा अपने शब्दों का सोच समझ के चयन किया करिए, क्योंकि आप लाइव डिबेट में बैठे हैं, इस तरीके के शब्द ना इस्तेमाल किया करें। ठीक है, कौन अपराधी है, कौन सही है, कौन गलत है, ये तो बाद में हम हैं, जनता तय कर रही है, लोग देख रहे हैं, लोगों को पता है कि कौन गलत है कौन नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने शब्दों की मर्यादा में रहकर के बातें किया करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए और मुद्दे की चर्चा में बातचीत करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई। तो आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी गई थी, जिसके बाद 2 जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल और ईडी की 2 दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, और इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने ये साफ किया था कि वो बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है। अदालत ने गुरुवार शाम आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी से अनुरोध किया कि क्या जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है, ताकि आदेश जो है उसको अपीली अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके। अदालत ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल की जमानत 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर स्वीकार की है। आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वो कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए, यानी कि 2021 और 22 की और अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। खैर, जमानत पर कोर्ट का क्या फैसला होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए KKD न्यूज।